मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का सर्विस है, तो सीएससी को क्यों मिला, क्यों सीएससी के पास ये सर्विस आई, क्यों सीएससी रियली ये सर्विस कर रहा है। देखिए, जैसा कि स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि सीएससी इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इकलौता ऐसा कंपनी है जिसकी पहुंच हर एक ग्राम पंचायत लेवल पे है, ठीक है। ये हमारा मतलब दावा है और ये कोई फेक दावा नहीं है कि इस मतलब हर एक ग्राम पंचायत लेवल पे हमारा एक VLE जरूर है, ठीक है। हर एक ग्राम पंचायत में एक VLE हमने अपना जरूर रखा है, जोड़ा है अपने साथ, जो कि उस ग्राम पंचायत में लोगों को सीएससी के जरिए सारी सर्विसेज दे। तो जब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कोई ये जो सर्वे का स्कीम सोचा, इसमें आया कि हमने सोच तो लिया गांव के सर्वे करेंगे सारी चीजें, लेकिन इसको एक्चुअल में करेगा कौन। ना ही तो उनके पास इतने कर्मचारी हैं कि वो अपने कर्मचारी के से ये सर्वे करा पाए, ठीक है। तो तभी बात आई कि क्यों ना हम इसे सीएससी के साथ जोड़ दें, क्यों ना हम इसे सीएससी के साथ टाई अप कर ले। सीएससी का जो मैन पावर है, मींस उनके जो VLEs हैं, वो हर एक ग्राम पंचायत लेवल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो हम उनको ये कार्य दे देते हैं, वो इस कार्य को आसानी से कर देंगे, क्योंकि ये भरोसा हमने गवर्नमेंट से हमने अर्न किया है। हर एक कार्य को करके हमने बहुत सारे ऐसे कार्य हैं गवर्नमेंट के जो हमने किया है। आपको याद होगा अगर कुछ सर्विसेज जैसे मैं गिनाऊं, आयुष्मान भारत का सर्विस सीएससी VLEs किए, ई श्रम का कार्ड अभी सीएससी VLEs बना रहे हैं, सबसे ज्यादा पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने ई श्रम का कार्ड बनाया है। तो ये सारी सर्विसेज हमने करके दी है गवर्नमेंट को, तभी गवर्नमेंट को हमारे ऊपर इतना भरोसा है कि कोई भी सर्विस हम सीएससी VLEs को सीएससी को दे तो वो कार्य अच्छे से हो जाएगा, सही से हो जाएगा, ठीक है। तभी ये जो कल्चर सर्वे का जो सर्विस है ये हमारे साथ जुड़ा है। तो इसका मेन उद्देश्य जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हर एक गांव का हमें लगभग इंडिया में 6 लाख से ऊपर गांव है, हमें हर एक गांव का सर्वे करना है। उस गांव की खासियत को हमें गवर्नमेंट की नजर में लाना है कि उस गांव में एक्चुअल में क्या खास बात है, और खास बात नहीं भी है, नॉर्मली भी है, तो उस गांव में क्या क्या चीजें है, वो सारी चीजें हमें गवर्नमेंट की नजर में लानी है। नेक्स्ट ठीक है। तो ये जो सर्वे होना है वो बेसिकली हर एक गांव का 9 एसेट्स होता है, उस 9 एसेट के बेस में होना है, ठीक है। तो वो कौन कौन से एसेट्स हैं, सर्वे जब आप करने जाएंगे, कोई VLE अगर किसी गांव का सर्वे करने जाता है तो उसे वहां पे क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कल्चर सर्वे में हमारे टोटल 9 एसेट्स हैं जिन पे हमको एक एक पहलू पे ध्यान देना है। उस गांव में क्या खासियत है, ये सारी चीजें आप इन 9 एसेट्स को अगर एक एक करके वहां के गांव वालों से पूछ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा उस गांव के बारे में सारा कुछ, ठीक है। तो कोई भी VLE अगर सर्वे करने पहले जाता है तो सबसे पहला काम उनका वहां रहेगा कि वहां के लोगों को इकट्ठा करे वो, ठीक है। क्योंकि किसी भी गांव के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वहां के लोग ही उसके बारे में आपको अच्छे से बता सकते हैं। नहीं तो अगर गवर्नमेंट को बिना उस गांव में जा करके ही सर्वे करनी होती, बिना वहां के लोगों को पूछे बिना ही ये सर्वे करनी होती, तो गवर्नमेंट भी कर लेती, गूगल पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो वहां से सर्च करके सारी डिटेल्स भर देती। तो VLE को ये कार्य इसीलिए दिया गया है कि वो उस गांव में जाएगा, जा करके वहां के लोगों को इकट्ठा करेगा, वहां के लोगों को आपस में जोड़ेगा और उनसे सवाल करेगा, और उनके डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप मैं जब ऐप की ट्रेनिंग दूंगा उसमें आपको बताऊंगा कि सर्वप्रथम आपको रेस्पोंडेंट ऐड करना है कि आपके क्वेश्चन का जवाब कौन दे रहा है, ठीक है। सर्वप्रथम आपके उस गांव के रेस्पोंडेंट ऐड करना है, और जो रेस्पोंडेंट की संख्या होगी, कितने लोगों को आपको मिनिमम ऐड करना है, तो किसी भी गांव से आपको 5 रेस्पोंडेंट मिनिमम जरूर ऐड करने हैं, ठीक है। 5 से कम नहीं होना चाहिए, 5 से ज्यादा होगा चलेगा, लेकिन 5 होना चाहिए। दूसरी बात जो रेस्पोंडेंट ऐड करने में आपको ध्यान देना है कि वो एक ही वर्ग और एक ही आयु ग्रुप से नहीं हो। मीन्स कि अगर हम सिर्फ पुरुषों का उसमें नाम दे दें और वो पुरुष 20 से 30 साल की उम्र के बीच के ही हो, तो ऐसे लोगों का कंटिन्यूअस नहीं करेंगे आप रेस्पोंडेंट ऐड। आपको करना क्या है, आपने अगर एक
पुरुष का 20 साल के किसी बंदे का आपने वहां पे रेस्टोरेंट के तौर पे ऐड किया है, तो दूसरा बंदा 40 साल का जरूर होना चाहिए, तीसरा बंदा 60 साल का होना चाहिए। अगर आप किसी महिला को कर रहे हैं तो उनका भी एज ग्रुप डिफर करना चाहिए, ठीक है। इसके पीछे भी रीजन है क्यों करना है इस चीज को, क्योंकि किसी भी गांव के बारे में अगर आप उनकी पुरानी चीजों के बारे में किसी से पूछे ना, तो वहां के बुजुर्ग ही आपको सही सलाह दे पाएंगे, ठीक है। अगर वहां के नौजवान जो है आप अगर उनसे पूछते हैं तो वो आपको अभी क्या चल रहा है गांव में उसके बारे में तो बता देंगे, क्योंकि करंटली वो उस चीज को देख रहे हैं, वहां पे रह रहे हैं, उस चीज को देख रहे हैं। लेकिन अगर पुराने तौर पे पहले क्या चलता था, क्या क्या चीजें यहाँ पे फेमस थी जो अभी नहीं है, वो चीजें अगर आप किसी से पूछने जाएंगे तो वो सिर्फ आपको वहां के बुजुर्ग ही बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस चीज को जिया है, उस चीज को देखा है, ठीक है। तो आपके जो रेस्टोरेंट होंगे हर एक एज ग्रुप से होने चाहिए, और महिला पुरुष आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। ये हो गई पहली बात। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि वहां पे जो 9 एसेट्स हैं, जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि 9 एसेट्स के लिए आपको वहां पे पूछताछ करनी है, गांव का सर्वे किस तरीके से करना है। तो सबसे पहला जो एसेट्स है वो है ट्रेडिशनल फूड। ट्रेडिशनल फूड नाम से पता चल रहा है कि वहां की पारंपरिक खान पान क्या है, ठीक है। वहां पे लोग क्या खाते पीते, उस गांव के लोग क्या खाते पीते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एंट्री होगी, इसमें जो फूड का आप एंट्री करेंगे वो एंट्री 3 मापदंड पे होगी। पहला ये रहेगा कि वहां लोग रेगुलर बेसिस पे क्या खाते हैं, मीन्स रोजाना लोग क्या खा रहे हैं, सुबह नाश्ते में क्या करते हैं, दोपहर के खाने में क्या करते हैं, रात के खाने में क्या खाते हैं, ये सारी चीजें होती है रोजाना। जो बेसिकली दाल चावल खाते हैं वो आपको रोज की एंट्री में हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एंट्री जो होगा, दूसरा जो मापदंड है वो है कि किसी रिलीजियस ओकेजन पे, कोई धार्मिक ओकेजन होता है, घर में पूजा होता है या कोई त्योहार होता है, तो उस टाइम लोग क्या खाना पसंद करते हैं, क्या कुछ स्पेशल फूड है क्या जो लोग किसी स्पेशल त्योहार के पे ही खाते हैं, ठीक है। या फिर किसी स्पेशल ओकेजन पे, घर में शादी होता है या फिर कहीं पे कुछ मरनी पे भी होता है, अलग अलग ओकेजन्स होते हैं, कुछ स्पेशल ओकेजन पे वहां पे लोग क्या खाना प्रेफर करते हैं। ये 3 मापदंड में ये आप फूड वाला कैटेगरी को कवर करेंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करना चाहूं तो हमारे यहाँ पे 14 जनवरी तिल संक्रांति के रूप में मनाया जाता है ना। तो उस गांव के लोग, कोई भी पर्टिकुलर गांव के या इस पूरे रीजन के लोग उस दिन दही चूड़ा तिलकुट खाना पसंद करते हैं। ये नॉर्मली लोग किसी भी दिन पे खा सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डेट है जिस डेट पे आप ये स्पेशल फूड खाते ही खाते हैं, ठीक है। तो आपको उस तरीके से ट्रेडिशनल फूड्स की एंट्री करनी है। जब आप ऐप के थ्रू एंट्री करेंगे तो गांव में सर्वे करने जाएंगे तब। नेक्स्ट आते हैं ट्रेडिशनल ड्रेसेस। दूसरा होता है पारंपरिक पहनावा क्या है उस गांव में, ठीक है, वहां के लोग क्या पहनते हैं। ये भी 3 कैटेगरी में एंट्री होती है इसकी। पहला, रोजाना लोग क्या पहनते हैं। किसी गांव में आप देखेंगे कि वहाँ के लोग धोती कुर्ता पहनना पसंद करते हैं, ठीक है, कुर्ता पजामा पहनना पसंद करते हैं। महिलाओं की साड़ियाँ होती है, साड़ी पर पहनना पसंद करती है वो। किसी गांव में आप जाएंगे, रूरल एरिया में ज्यादा, जब अंदर के गांव में जाते हैं तो अभी भी कुछ ट्राइबल्स महिलाएं हैं जो सिर्फ सिंगल साड़ी लपेट करके ही रहती है, ठीक है। तो उस पहनावे को वो क्या कहते हैं, ठीक है, उस पहनावे में जो साड़ी यूज होती है वो किस मटेरियल से बनी होती है, ये सारी एंट्री आपको वहां पे करनी है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया कि किसी स्पेशल ओकेजन में, जैसा पहला पता है कि रेगुलर वो लोग क्या पहनते हैं। दूसरा है कि किसी स्पेशल ओकेजन में वो लोग क्या पहनना को पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, अगर झारखंड का एग्जाम्पल ले तो सरुल एक पर्व होता है, यहाँ पे ट्राइबल्स मनाते हैं उसको। उसमें क्या होता है, उनकी वहाँ की जो महिलाएं होती हैं स्पेशली, वो एक अलग कलर की साड़ी पहनती है, जैसे व्हाइट होता है और उसका बार आइदर ग्रीन होगा या रेड होगा, ठीक है। तो ये स्पेशल ओकेजन है, वो रेगुलर नहीं पहनती उस चीज को, लेकिन वो स्पेशल ओकेजन के सरुल पर्व पे वो पहनना पसंद करती है उसको। वो उनका ट्रेडिशन है, वो उनका परंपरा है, ठीक है। तो वो पारंपरिक पहनावा क्या है उनका, रेगुलर बेसिस पे, किसी स्पेशल ओकेजन पे आप यहाँ पे उसको कवर करेंगे, उसकी एंट्री यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट जो है ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स। यहाँ पे आते हैं कि जो जेवर जावरात
पारंपरिक जेवर जवाहरात जो वो लोग पहनते हैं, वहाँ की महिलाएं या वहाँ के पुरुष, किसी किसी गांव में पुरुष भी होते हैं जो कुछ मतलब कानों में फिक्स होता है कि कान में वो पहनेंगे। महिलाएं भी अलग अलग तरीके के ज्वेलरीज पहनती हैं। आप रीजन वाइज अगर चले जाएंगे तो छत्तीसगढ़ की महिलाएं कुछ अलग तरीके की नोज रिंग्स पहनती है, वो दोनों नाक में नोज रिंग्स पहनते हैं, उनको अलग तरीके से कॉल किया जाता है, कुछ अलग बोलती है वो लोग। राजस्थान में चले जाएं तो वहाँ की महिलाएं मोटा मोटा कड़ा पहनना पसंद करती हैं, गले में हार बड़ा सा होगा, ठीक है। साउथ साइड चले जाएं तो वहाँ की महिलाएं गोल्ड की बड़ी बड़ी चैनें, मोटी मोटी चैनें पहनना पसंद करती है। तो ये हर एक जगह का अलग अलग परंपरा होता है, ठीक है। तो आपको ये भी इसमें ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स में इन चीजों का एंट्री करना है, ठीक है, कि उस गांव में क्या पहनावा पहनते हैं लोग, क्या ऑर्नामेंट्स हैं जो यूज करते हैं अपने साथ। उसके बाद आते हैं ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट। वहां पे कोई ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट चल रहा था या चल रहा है तो उसकी एंट्री, क्या वहां पे कोई बहुत अच्छा पेंटिंग का काम चलता है, कोई ऐसा घराना है जो बहुत अच्छा पेंटिंग करता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा घराना है जो मीन्स बाहर जाकर के नाटक करवाता है, मतलब होता है ना जो यहाँ पे क्या बोलते हैं उस चीज को, पूजा त्योहार में लोग बुलाते हैं ना लोगों को कि आप किसी गांव का कोई पर्टिकुलर ग्रुप फेमस होता है उस चीज के लिए कि हम उसको कॉल करेंगे, वो लोग वहाँ चाहे तो रामलीला करेंगे या अलग अलग चीजें करते हैं। तो उस तरीके का कोई पारंपरिक आर्ट एंड क्राफ्ट चलता है क्या, या फिर कोई शिल्पकार है क्या जो पुराना शिल्पकार है जो पुरानी कलाओं को दिखाता है, या फिर बांस से बनाने वाली चीजें बहुत सारी होती है, जैसे सूप बनाता है, टोकरी बनाता है, वो सारी चीजें उस गांव में चल रही है क्या। या तो ये दो कैटेगरी में हो सकता है, या तो पहले वहां चलती थी, पहले वहां होता आ रहा था ऐसा, या फिर अभी बंद हो गया, पहले हो रहा था अभी बंद हो गया क्योंकि उनके जो आर्ट एंड क्राफ्ट को ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली, वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, और अभी वहां पे वो काम बंद हो चुका है, उनको उतनी ज्यादा अर्निंग नहीं होती थी, ठीक है। और एक अभी भी चल रहा है वहां के ऐसा अभी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अभी भी वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बेस में आपको एंट्री करानी है ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट की। उसके बाद बिलीव आता है कि उस गांव की क्या भावनाएं हैं। बिलीव एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एसेट है हमारे किसी भी गांव का। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है लोगों को, बहुत अलग अलग तरीके के एंट्री करते हैं, क्योंकि इसका हम लोगों ने एक डेमो सर्विस भी अपने एम्प्लॉयज से कराया था, सारे एम्प्लॉयज से। तो इसमें कंफ्यूजन हर एक कोई को होता है, तो आप इस चीज को ध्यान से रखें, ध्यान से सुने कि बिलीव्स किसको बोलते हैं हम लोग। देखिए, बिलीव किसी भी तरीके का हो सकता है। बिलीफ को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बिलीफ होता है एक रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक भावना, और एक गैर धार्मिक भावना, ठीक है। मैं दोनों का एग्जांपल दूंगा एक एक, आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, मेरा बोलने का मतलब क्या है। अगर हम रिलीजियस बिलीफ के बारे में बात करें, रिलीजियस बिलीफ की एग्जाम्पल के बारे में बात करें, तो मेरे गाँव में एक मंदिर है जहाँ पे लोग जाते हैं और वहाँ पे मन्नत मांगते हैं, और अगर उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर जाके वहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं। ये हमारा धार्मिक बिलीव है, धार्मिक भावना है, मेरा धार्मिक भावना उस मंदिर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा रिलीजियस बिलीव हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है जो कैटेगरी है वो गैर धार्मिक भावना की। ये हर एक गांव में होता है, मंदिर अगर हर एक गांव में हो ना हो, लेकिन ये गैर धार्मिक भावना हर एक गांव में होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, सामने से बिल्ली रास्ता काट के चली गई, ठीक है। इसमें किसी धर्म का लेना देना नहीं है, कोई भी धर्म इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, बिल्ली किसी पर्टिकुलर धर्म से नहीं होती, लेकिन वो जब मैं जा रहा हूँ और सामने से रास्ता काट के चली गई तो क्या है, मेरा अशुभ हो गया, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मेरे को घर में रहना है, मेरा वो कार्य पूरा नहीं हो गया, ठीक है। हर एक गांव का अपना अलग अलग इस तरीके का बिलीव्स होता है। बहुत कोई ऐसा होता है कि खाली घड़े को देखकर बाहर नहीं जाते, बहुत सारे गांव में ऐसा होता है कि टूटा हुआ कांच देख करके बाहर नहीं जाना है, सामने दूध का पतीला पड़ा हो तो वो लोग उसको देख के बाहर नहीं जाएंगे। तो ये गैर धार्मिक बिलीफ है, इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है, और ऐसा हर एक गांव में होता है। मैं अगर बात करूं, मेरे बचपन में मेरी मम्मी मेरे को सिखाती थी कि बेटा देखो, चप्पल उल्टा मत रखना, इससे भी खराबी होती है, तुम्हारा कुछ नुकसान होगा। तो ये भी गैर धार्मिक है, इसका कोई धर्म से कोई लेना देना है, लेकिन ये भी बिलीव है, उस गांव का मान्यता है। तो
इस तरीके के बिलीव्स को आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, ठीक है। अगर कोई टेंपल धर्म से रिलेटेड, अगर मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उससे रिलेटेड बिलीव का आप एंट्री कर रहे हैं तो उसको धार्मिक रूप में डाल सकते हैं आप। गैर धार्मिक वाला मैंने एग्जांपल के तौर पे समझा दिया कि उसको आप वहां पे डालें, ठीक है। नेक्स्ट जो बात आते हैं मेरी, नेक्स्ट जो कैटेगरी है, नेक्स्ट एसेट है, वो है हेरिटेज प्लेस। क्या उस गांव में कोई पुराना जगह है क्या? हेरिटेज प्लेस में हम उसी जगहों की एंट्री करेंगे जो मोर देन 100 इयर्स पुराना हो। 100 साल से पुराना होना चाहिए वो। 100 साल से कम है तो हम उसकी एंट्री वहां पे नहीं, हेरिटेज प्लेस में नहीं करेंगे, ठीक है। हेरिटेज प्लेस दो तरीके का हो सकता है। एक नेचुरल, जो अपने आप बना है, उसमें इंसान ने कुछ नहीं किया है। दूसरा होता है मैन मेड, जिसको इंसान ने बनाया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, नेचुरल में आप किन किन चीजों की एंट्री कर सकते हैं। मान लीजिए आपके गांव में एक पेड़ है जो 100 साल पुराना है, उस पेड़ को आप हेरिटेज प्लेस की एंट्री में डाल सकते हैं। कोई नदी है आपके गांव से गुजरती है, वो 100 साल पुरानी नदी है, आप उसको हेरिटेज प्लेस की एंट्री में डाल सकते हैं। वो नेचुरल हो गया, उसमें इंसान का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कोई तालाब हो, नहर हो, वो सब इंसान से इंसान बनाते हैं तो मैन मेड थिंग्स में आ जाएगा। तो एग्जांपल आपको समझ में आ गया नेचुरल चीज क्या है, ठीक है। उसके बाद मैन मेड थिंग्स की कोई आर्किटेक्चर, कोई बिल्डिंग जो इंसान ने बनाया हो, 100 साल पुराना हो, या फिर 100 साल पुराना कुआं है हमारे गांव में जो 100 साल पुराना है, उसकी एंट्री आप हेरिटेज प्लेस में कर सकते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है हेरिटेज प्लेस वाले में? अभी तक किसी, जो मैंने बताया, किसी को कोई कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन है तो हाथ उठा के पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं ही बोलता रहूंगा, आप लोग सिर्फ सुनेंगे, पता ही नहीं चलेगा कुछ समझ में आया नहीं समझ में आया। तो थोड़ा सा इंटरैक्टिव होना चाहिए। आपको अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा तो मेरे से पूछ सकते हैं। किसी को भी कंफ्यूजन हो एक बार हाथ उठा के पूछ लीजिएगा, नहीं तो लास्ट में मैं क्वेश्चन करता हूँ। मेरी एक खराब आदत है, मैं समझा दूं उसके बाद मैं फिर क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। तो हेरिटेज प्लेस क्लियर है सभी को? नेक्स्ट आता हूँ, फेस्टिवल एंड फेयर्स। क्या उस गांव में कोई फेस्टिवल मनाया जाता है, कोई स्पेशल फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, या वहां पे कोई मेला लगता है क्या? बहुत सारे गांव में अलग अलग तरीके के मेले लगते हैं किसी पर्टिकुलर डेट पे या किसी पर्टिकुलर त्योहार पे, तो उसकी एंट्री आप वहां पे करेंगे कि उस गांव में कौन कौन सा मेला लगता है। अगर नहीं लगता है तो एंट्री ना करें, अगर है पॉसिबल तभी एंट्री करें, वहां पे होता है तभी एंट्री करें। कोई भी फेक एंट्री नहीं करेगा इन सारी चीजों में, ठीक है। उसके बाद फेमस पर्सनालिटीज। क्या उस गांव के कोई फेमस पर्सनालिटीज हैं? क्या ऐसे कोई लोग हैं जिन्होंने बहुत पहले बहुत अच्छे अच्छे काम किए होंगे, या फिर हो सकता है वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए हो, या फिर बहुत सारे गांव के लोग होते हैं पुराने लोग जो कुछ किसी मूवमेंट में भाग लेते हैं, कोई आंदोलन होता है उसमें भाग लेते हैं। तो क्या इस तरीके की कोई पर्सनालिटी वहां रहती है क्या? या फिर इसमें और कैसे लोगों को आप जोड़ सकते हैं? सेना में कोई लोग हो, आपके गांव से कोई लोग सेना में गया हो, उनको मेडल मिला हो किसी युद्ध में अच्छा काम करने, अच्छा प्रदर्शन करने पे, तो ऐसे कोई लोग हैं क्या? तो आप उनकी एंट्री फेमस पर्सनालिटीज में कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट आता है हमारा एसेट, वो होता है प्रोमिनेंट आर्टिस्ट का। प्रोमिनेंट आर्टिस्ट कोई प्रसिद्ध कलाकार है क्या आपके यहाँ पे? कलाकार कोई भी हो सकता है, या तो वो एक मूर्तिकार हो सकता है, या एक अच्छा गाने वाला हो सकता है, एक अच्छा बजाने वाला हो सकता है, एक अच्छा नाचने वाला हो सकता है, एक अच्छा चित्रकार हो सकता है। तो क्या वैसे कोई फेमस पर्सनालिटी है क्या आपके यहाँ पे? मतलब प्रोमिनेंट आर्टिस्ट है क्या, प्रसिद्ध कलाकार कोई है? अगर है तो उसकी एंट्री यहाँ पे जरूर करें, ठीक है। तो ये थे 9 एसेट्स। अभी एक क्वेश्चन मेरा है सभी लोगों से, इतना सारी चीजें मैंने बताई, ये सारा